Brahma IAS presents NCERT Manthan with Deepa Ma'am. नमस्कार, मैं दीपा पांडे ब्रह्मा आईएएस प्रयागराज के बिहाफ पे आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जब बच्चे यूपीएससी या स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि शुरुआत किस तरीके से की जाए, कितना टाइम है हमारे पास, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, है ना। तो उनमें से आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट वन। जो बेस्ट ऑप्शन है उसके संग में आपको चलना है, उसको आपको ऑप्ट करना है। ऐसा करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बुक सीरीज़ होती है, कौन से बुक्स पढ़नी है, कौन से बुक्स नहीं पढ़नी है, गिवन टाइम है हमारे पास। तो बेस्ट होता है कि जब हमारी प्रिपरेशन का बेसिक है, जब हमने बिल्कुल शुरुआत करी है, तभी से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ब्रेन में जो खुराक जाए वो बेस्ट एवर हो, ठीक है, ऑथेंटिक हो, वो ल्यूसिड हो, वो प्लेन हो और वो अडॉप्टेबल और एक्सेप्टेबल हो। किसके द्वारा? यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज द्वारा। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी इधर उधर की किताबें पढ़ते हैं, समय ख़त्म हो जाता है, फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा ना हो भाई। देखो, तैयारी तो खुद शुरू करेंगे तो इसीलिए करेंगे ना कि हमें स्टेट सर्विसेज में या यूपीएससी हमें क्वालिफाई करना है। बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत मेहनत है, लेकिन वही मेहनत अगर सेलेक्टिव हो, वही मेहनत अगर अलर्ट और अवेयर रह के किया जाए तो सिलेक्शन पक्का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले पता है बच्चों हमें क्या करनी है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एनसीईआरटी ही क्यों? हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, तो एनसीईआरटी ही क्यों? तो आप देखो, जितने से हमें राय लेना होता है ना, आप राय लेते हैं, तैयारी जब शुरू करते हैं तो आप किसी ना किसी की राय लेते हैं। जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो सेलेक्टेड सीनियर्स होते हैं, वो क्या बताते हैं, भाई शुरुआत करो तो एनसीईआरटी से करो। तो एनसीईआरटी से शुरुआत क्यों करनी है, ये अपने दिमाग में डालने के लिए समझ जाओ कि क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटीज आर बेस्ट। प्रिपरेशन टाइम में, शुरुआत में, बिगनिंग में एनसीईआरटीज आर बेस्ट, क्योंकि आप किसी भी, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका जीएस एक लेवल पे ही होता है ना। वो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो कि हाँ हमारी जो प्रिपरेशन है, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आपने हिस्ट्री किया है, ज्योग्राफी किया, पॉलिटी किया है आपने अपने स्कूलिंग के टाइम में, तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कहते हो कि नहीं भाई मेरा इतना तो तैयार है कि हम सिलेक्शन में ये हमारा पार्टिसिपेट करेगा, हम बढ़िया से अपना पेपर करके आएंगे। शुरुआत करनी होती है। शुरुआत करेंगे किससे? अच्छी शुरुआत, अच्छा परिणाम। एक स्लोगन होता है कि द गुड यू हैव स्टार्टेड, योर बिगनिंग इज द गुड, द लास्ट विल बी फाइनली द गुड। तो इसमें क्या है कि हम एनसीईआरटी की बुक से शुरुआत करते हैं। और एनसीईआरटी ही क्यों करते हैं? आपको पता है जो जीएस स्टेट सर्विसेज या जिसमें आपके यूपीएससी के, आईएएस के पेपर में जो कमीशन, जो आपको शुरुआत में ही जो कमीशन अपना एडवर्टीजमेंट देता है, उसमें वो कोई बुक नहीं बताता है, कोई भी किताब वो रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन जीएस के लिए कहता है जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटीज, ठीक है। उसमें ये बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी की सहायता ले सकते हैं। एनसीईआरटी ही क्यों लेना है? एनसीईआरटी इसलिए लेना है, सबसे पहली बात कि हमारे यूपीएससी ने या स्टेट सर्विसेज ने रिकमेंड किया है। दूसरी बात, जब भी किसी आंसर में डायलेमा होता है, जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है या मेंस का है या किसी कोई ऑप्शन में अगर डायलेमा होता है, तो कमीशंस किसको प्रेफर करते हैं, किसको सही मानते हैं? आपकी एनसीईआरटीज को सही मानते हैं। एनसीईआरटीज को क्यों सही मानते हैं? क्यों सही माना जाता है एनसीईआरटीज को? आपके दिमाग में आएगा ना, बार बार ये बात क्यों कही जाती है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि बेसिक रीडिंग बुक जो होती है वो एक्सटेंसिवली कवर्स द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन, चैप्टर्स के इंफॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में पाए जाते हैं। बहुत बड़ी, मतलब ऑथेंटिक भी होते हैं, एक्सटेंसिव भी होते हैं। देखो, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है 3 टायर होता है ना, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो हम देखेंगे प्रीलिम्स में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है और
इंटरव्यूज़ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में आपको इसमें क्या मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। और क्या मिलता है आपको इससे डाटा मिलता है ना, आपके MCQs के ऑप्शंस मिलते हैं। और आप UPSC में देखिए हमेशा ट्रेंड चेंज होता है। पहले क्या होगा, 6 ऑप्शन दिए, फिर उसके बाद से 8 ऑप्शन दिए, उसके बाद से और अभी रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप NCERT की बुक्स को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला लाइन रीज़न बताता है, दूसरा लाइन उसका असर्शन बताता है ना। तो आप अगर अवेयरली इस चीज़ को करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। NCERT की बुक्स जो लिखी जाती है, ये बड़े बड़े जो आपके टॉप ग्रेड के प्रोफेसर्स हो रहे हैं, टीचर्स हो रहे हैं, थिंकर्स हो रहे हैं, है ना, उनके द्वारा बहुत रिसर्च के, वाइड रिसर्च के बाद से मैटर इकट्ठा होता है। तो वो ऑथेंटिक सोर्स होता है। शुरुआत कर रहे हो और अगर सही एजेंडा, सही इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में पहुंच जाता है, सही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहुंच जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। तीसरा बताऊं NCERT की सबसे अच्छी बात क्या है, NCERT की बायस्ड राइटिंग नहीं है। NCERT ये नहीं करता है कि ये गवर्नमेंट चल रही है या वो गवर्नमेंट चल रही है या इस रिलीजन के लिए करना है नहीं। और UPSC में एक IAS ऑफिसर के लिए या स्टेट सर्विसेज के जो पर्सनालिटी होती है वो क्या डिमांड करती है, यू हैव टू बी अनबायस। हमारे संविधान कहता है ना, किसी की तरफ हमें झुकना नहीं है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो वो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको NCERT से मिलेगा। उसके बाद से क्या हो रहा है, NCERT में बहुत जो इसकी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है। आपकी मेंस में क्या चाहिए होता है, मेंस में जो डिमांड होती है आंसर राइटिंग की, वो क्या होती है, वो होती है योर आंसर शुड बी ल्यूसिड एंड सिंपल। सहज और सरल भाषा में आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। तो NCERT से आपको वो लैंग्वेज भी मिलती है मेंस में राइटिंग करने की। पता है आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है और वो सिंपल लैंग्वेज आपके दिमाग में आपको जो कॉन्सेप्ट देता है, ये वो इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इजीली उसको समझ जाते हैं। देखो 6th 7th के बच्चों के लिए बना है, 9th 10th 12th के बच्चों के लिए बना है, तो क्या ही वो टफ देंगे, है ना। तो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होता है। अगला क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चलो भाई पढ़ तो रहे हैं, उससे सवाल आ रहे हैं कि नहीं। सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है। 2019 देखो, 2020 देखो, 24, 23 देखो, लगातार इसके सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कई कोचिंग सेंटर जो रिटन मटेरियल देते हैं अपना, वो लगातार 2-3 साल से जो कमीशन का मूड है उसको देख के वो सरेंडर कर गया और उन्होंने कहा है कि बेटा आप लोग NCERT पढ़िए। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में नाम नहीं ले सकती हूँ उनका, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया है कि नहीं भाई, जस्ट स्टार्ट थ्रू NCERT, गो थ्रू NCERT। अपने जो बिगनिंग करना है वो NCERT से करो। तो सवाल आते हैं, इवन मेंस में आते हैं। मैंने आपको बताया अभी जो कमीशन का मूड हो रहा है वो रीज़न कथन कारण का हो रहा है, रीज़न असर्शन का हो रहा है, वो सीधे वो लाइन बनी रहती है। आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना और उसको जज करना शुरू करोगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। देखो तैयारी में 2-3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है UPSC और स्टेट सर्विसेज के। क्या फर्स्ट क्या है कि आपको यू हैव टू गो थ्रू योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना। तो सिलेबस रहेगा तो वो क्लियर रहेगा। दूसरा, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो पुराने साल के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको बार बार जाना है ताकि आप अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड हो सको। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपका रिजल्ट और अच्छा होता है, आपका आउटपुट और बढ़िया होता है। और तीसरा क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू अ शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। तैयारी के पहले दिन से किसी भी मैटर पे एक पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर दो, ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस में आपको वेट ना करना पड़े। आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, मटेरियल आपके पास रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, तो आप किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, है ना, लिखना शुरू कर सकते हैं। सॉरी, उसके बाद से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम UPSC। उसके बाद से नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी हो गया, ऑथेंटिक सोर्सेज हो गए, ठीक है। फिर क्या है मैं आपको बताऊं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल थोड़ा घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटीज आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी। उसके बाद से एनसीईआरटी में कहते हैं कि एनसीईआरटी आपका समय भी बचाता है ना। आप एक चीज़ देखो, जब आप तैयारी करने आते हैं तो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और हमको 2 साल 1 साल में अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देना होता है ना। क्योंकि आपका जब परफॉर्मेंस होने लगता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो एनसीईआरटी कम समय में आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज देती है, नॉलेज देती है, कॉन्सेप्ट्स देती है। तो क्या होता है, आपका समय भी बचता है, ठीक है। एनसीईआरटी की पढ़ाई करने से आपका समय भी बचता है, ठीक। एनसीईआरटी में अब सवाल उठता है कि एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए, किस तरीके से किया जाए एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा। तो एनसीईआरटी में आपको बता दूं, आप पहली बार पढ़ेंगे ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम बुक समझ में नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पैच वर्क टाइप का मिलता है। जैसे 10th की हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा लगेगा कि पैच वर्क टाइप का है, 9th की हिस्ट्री में आपको लगेगा कि थोड़ा सा पैच वर्क टाइप का है, लेकिन वो क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो उस तरीके का काम करते हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में सबसे पहला ध्यान ये रखना है बेटा, आपको यू हैव टू गो फॉर 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 बार आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहली बार आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ जाओ, बहुत इजी वे में पढ़ जाओ। दूसरी बार आप जब करते हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और तीसरी बार जब आप करेंगे तो पुराने क्वेश्चन पेपर से एसोसिएट करते हुए थोड़ा सा या तो आप नोट्स बना लें या फिर आप स्टिकी नोट्स बना लें, जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से करें। क्योंकि फिर एग्जामिनेशन टाइम के लिए आपको ये नहीं रखना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले, आप स्टिकी नोट्स तैयार कर ले, आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तैयार कर ले, जैसे भी द वे यू हैव टू गो वैसे आप जाए, लेकिन आप नोट्स तैयार कर ले। एक शॉर्ट नोट्स, एक समरी आप तैयार कर लेंगे ना, तो आपके मेंस के लिए भी अच्छा हो जाएगा। इवन आपके एस्से के लिए भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं एनसीईआरटी, आपको पता है। आप 9th 10th 11th 12th की बुक्स अगर पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप ये चैप्टर अगर कर लेते हैं, क्लास 11th की हिस्ट्री की पहला चैप्टर है, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता के समय हमारी क्या स्थिति थी, पॉलिटिकली हम कैसे थे, फाइनेंशियली हम कैसे थे, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, और उसी आर्थिक स्थिति के आधार पे हमारे आगे का सारा प्रिपरेशन किया गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है और ये सारे इंफॉर्मेशंस देती है। पहला क्या, फिर दूसरा काम क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे हिस्ट्री अगर उठा रहे हैं क्लास 7 से 6 से 8 से, जो भी आप देखते हैं, तो जब आप हिस्ट्री उठा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हिस्ट्री 12th तक की ख़त्म कर लीजिए। ये नहीं करेंगे कि आप क्लास 6 का पूरा पहले पढ़ गए फिर क्लास 7 का पढ़ रहे हैं, नहीं, एक क्रोनोलॉजी डेवलप करेंगे हम। जब हिस्ट्री उठाएंगे तो हिस्ट्री क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का पूरा तैयार कर लेंगे, तब जाके हमारा एक स्पेशल फॉर्मेट तैयार होता है जो कि आपको हिस्ट्री में इतना कॉन्फिडेंट कर देगा कि पुराने क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करने बैठे हैं तो आई एम प्रॉमिसिंग यू मोर देन 50%, मोर देन 60% क्वेश्चंस आप अवेल कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरा?
हाँ, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद से पॉलिटी उठाया, तो पॉलिटी क्लास 7 से 6 से उठाया और क्लास 12 तक कर लिया। फिर उसके बाद से ज्योग्राफी उठाया, वो भी ऐसे ही कर लिया। देखो 6, 7, 8 का एक स्लॉट होता है, 9, 10 का एक स्लॉट होता है, 11, 12 का एक स्लॉट होता है, ठीक। तो बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुक जो है 6 से पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। हिस्ट्री में जैसे 8 से आप कर रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि 8 में आप रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो रिवॉल्यूशनरीज हो रही है हिस्ट्री में, उन जो रिवॉल्यूशनरीज आए हैं, रिफॉर्मर्स आए हैं, उनके बारे में, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में इनमें इंफॉर्मेशन है। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर कंटिन्यूअस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक उठाएंगे तो उसको कंटिन्यूअस आप लास्ट तक करेंगे, तब उस सब्जेक्ट पे आपका पूरा होल्ड हो जाएगा। मेंस में ये कैसे सहायता करता है? मेंस में देखो शॉर्ट में लिखना होता है, और एनसीईआरटी की बुक्स इतनी पतली होती हैं ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना हमारा आईसीएसई बड़ा टफ होता है, क्यों? क्योंकि उसकी एक्सटेंसिव होता है। सॉरी, किसी बोर्ड के लिए बात नहीं है, लेकिन आप जब एनसीईआरटीज करते हैं तो पतली सी बुक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है ऑथेंटिक के साथ साथ, पता है, प्रायोरिटी वाइज वो इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हाँ, लिविंग बीइंग के लिए फॉरेस्ट की क्या आवश्यकता है या वृक्ष की क्या आवश्यकता है। ये एनसीईआरटी कहाँ से शुरू करेगा? ऑक्सीजन देता है, रूट्स को होल्ड करता है, वाटर लॉगिंग करता है, ठीक है। फिर क्या करता है? जो पानी का क्षरण होता है, जो बह के निकलता है, उसको रोकता है। फिर क्या करता है? वृक्ष बढ़ाने में सहायता होती है। फिर क्या होगा? मॉनसून के लिए हेल्पिंग होता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी होता है, ठीक है। आप फिर उसके बाद से हर्ब्स आएंगे, शॉप्स आएंगे, टिम्बर आएगा और सारी चीज़ें आएंगी। तो प्रायोरिटी वाइज एक आंसर राइटिंग, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने की कला, सहज और सरल शब्दों में अपनी बात कहने की कला, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी सिखा देता है। ये सारी बातें आप एनसीईआरटी में कर लेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या है? एनसीईआरटी में ये राइटिंग की बात हो गई। फिर आप ऐसे जाओ, है ना, यूपीएससी में, स्टेट सर्विसेज में ऐसे भी बहुत रिमार्केबल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आपके थॉट को जज किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को जज किया जाएगा। आप जो आपका अप्लाइड पोर्शन है, अप्लाइड पोर्शन के साथ साथ जो आपका पास्ट है, जो पास्ट का उस टॉपिक में जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सारे को कंबाइन करके तब फिर आप ऐसे लिखते हैं। तो हाफ ऑफ द पोर्शन आपका तैयार हो जाता है एनसीईआरटी से, हाफ ऑफ द पोर्शन। और एनसीईआरटी ना चेंज होती रहती है, पता है। एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप देखो, जैसे शुरुआत में एनसीईआरटी के चैप्टर इंफॉर्मेटिव होते थे, बाकी सारी चीज़ें वैसे थी, लेकिन फ़िलहाल के 8-10 सालों से आप देखेंगे कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार आ रहा है, क्योंकि इंडिया डेवलप तो कर रहा है, हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग हैं, डेवलपिंग के भी अपर स्लॉट में हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किससे? अपने आने वाली पीढ़ी से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करता है एनसीईआरटी, बहुत मतलब आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया है, ज्योग्राफी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक चैप्टर हो जाएगा। आपके राइट्स और आपके ड्यूटीज़ को लेके पॉलिटी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंफॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। तो पर्यावरण की किताब उठाएंगे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा। सोशियोलॉजी आप देखेंगे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा। तो एनसीईआरटी जो रिसेंट ट्रेंड है उस पर फोकस ज़्यादा करती है, ठीक। तो आपका थॉट जो डेवलप होगा ना, वो इसी हिसाब से डेवलप होगा। और जब आपका प्रॉपर थॉट है, अनबायस्ड थॉट है, इंफॉर्मेटिव थॉट है, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे एंड डेफिनेटली इट विल वर्क इन योर इंटरव्यू, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके इंटरव्यू में काम करेगा। तो पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी?
3 बार पढ़ना है, नोट्स बनाना है, पुराने क्वेश्चन से आपको कंपैरिजन करना है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, किस तरीके के सवाल इसमें से फंस सकते हैं। रीज़न एंड असर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है आप, क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीएससी है उसका लगातार जो मूड है वो रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस पे जा रहा है। मैच द फॉलोइंग आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारे जो टाइप है, दूसरा क्या करना है, आपको एक टॉपिक उठाना है। जैसे हिस्ट्री आपने उठाया है तो हिस्ट्री क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी आप कर डालेंगे, एक जगह कर डालेंगे, ठीक है। आराम से पढ़िए, अच्छे से करिए, लेकिन ऐसा करिए जो सस्टेनेबल हो, जो आपके कल के लिए, कल के निर्माण में आपका भागीदारी बने। इस तरीके की पढ़ाई करिए, ठीक है। कहीं से भी कोई किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पूरी ऊर्जा दी, पूरा मेहनत किया, लेकिन वो प्रोडक्टिव कहाँ है? नहीं है भाई, वो प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए हमेशा सही इंफॉर्मेटिव बुक्स आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा निर्माण है, बहुत बड़ा इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है। पता है आपको, कहते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने से बढ़िया होता है एक किताब को 10 बार पढ़ना। तो एनसीईआरटी को आप वैसे ही करिए और अपना रिजल्ट डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंटली सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट। मैं अभी अब फिर आपसे मिलूँगी अगले टॉपिक में, जिसमें मैं थॉरोली बताऊँगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।